नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर आया हूँ। और इस अपडेट दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन किया हूँ वो कंपनी के शेयर मेरे पास पहले से ही है। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। और सारे जो रिसर्च एंड जो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी करके ही काम करना। और वीडियो टोटली कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो प्लीज एक बार रिसर्च करके जरूर स्टडी करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा। वो डेटा क्या है? देखिए, आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा वो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए, ऑटो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि गाड़ी में जितने सारे पेयर्स पार्ट लगाए जाते हैं, चाहे इंजन से लेकर डिफरेंशियल से लेकर ब्रेक सिस्टम के ऊपर ऑयल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई सिस्टम है, वो सारी चीज को लेकर जो प्रोडक्ट लगाए जाते हैं उसको ऑटो इंश्योरेंस कहा जाता है। और इस ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में जो टॉप लेवल कंपनीज है उसके बारे में बात करूं तो एक डेटा के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड वो है टॉप लेवल्स कंपनी। उसके बाद देखिए बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि इस कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से डीमार्च होने के बाद इस कंपनी अलग लेवल में पहुंचा। आप सभी जानते हैं संवर्धना संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसी का ही डीमर्ज मतलब इसी के ही एक सब्सिडरीज कंपनी था मदरसन सुमी। इसको क्या किया? डीमर्ज किया गया और डीमर्ज करने के बाद इसको मार्केट में लिस्टिंग किया गया। और लिस्टिंग करने के बाद जो जो व्यक्ति के पास समर्थना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर था, मान के चलिए समर्थना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड का आपके पास 100 शेयर थे, तो उसके बदले 100 शेयर आपको किसका मिल गया? मदरसन सुमी का, मतलब मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का। तो इसीलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। उसके बाद किसने कितना खरीदारी किए मुझे जरूर कमेंट्स करना। मैंने तो उसके बाद भी खरीदारी किए और जो ट्रेड बना एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए वो ट्रेड में आपके साथ शेयर किया और ट्रेड भी किस तरीके से अचीव हुआ वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। मेरे कहने का मतलब है आप सिर्फ कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर अच्छी कंपनी है उसके ऊपर सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत करिए, उसके ऊपर ट्रेडिंग भी करिए। ट्रेडिंग मतलब एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए आप काम कर सकते हैं। उसके लिए मेरे वीडियो देखते रहिए। आपको कहाँ पे किस बेसिस में मतलब टेक्निकली बेसिस में किस तरीके से प्राइस एक्शन के बेसिस में मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपको बार बार सिखाता रहता हूँ। आप सीखिए, सीखकर काम करिए। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब आप खुद लेंगे ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे वीडियो भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। तो प्लीज स्टडी करिए, स्टडी ही सब कुछ है। आप हर दिन आधा घंटा से 1 घंटा दीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे तो 1 साल मतलब 365 डेज के बाद आपका जो नॉलेज है ना वो किस हद तक पहुंच जाएंगे आप समझ नहीं सकते। देखिए, पैसा कमाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। आप हर दिन 8 से 9 घंटा काम करने के बाद आपको सैलरी मिलता है, तो कितने टाइम आप वहां पे स्पेंड करते हैं, कितने प्रेशर लेकर हम काम करते हैं। तो सोचिए, अगर उसी तरीके से प्रेशर कम लेकर सिर्फ स्टडी करके किसी चीज को समझ कर काम करेंगे तो आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी का जो पार्ट ऑफ द बिजनेस है वो हर कैटेगरीज कंपनी व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, चाहे वो ऑफ रोड गाड़ियां हो, चाहे वो ऑन रोड कार हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, चाहे वो एयरप्लेन्स हो, चाहे वो देखा जाए तो कोई भी कंटेनर्स प्रोडक्ट हो, वो गाड़ियां हो, ये सारी कैटेगरीज गाड़ियां में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो यूज किया जाता है। मतलब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो देखा जाता है। मुझे इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी के रेवेन्यूज जो ग्रोथ है वो रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर से उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर 4 2020 मतलब 2023 से 24 के अंदर कंपनी के रेवेन्यूज में थोड़ा सा फ्रिक्शन देखने को मिला है, अप्स एंड डाउन देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं, कंपनीज की जो मतलब स्ट्रेंथ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का अलग अलग जगह पे कंपनी की जो प्रेजेंस है, आप देखेंगे 26 वायरिंग्स जो प्लांट है, करीबन 26 प्लांट्स कंपनी बनाकर रखा। और कंपनी के देखिए जो अलग अलग जगह पे प्लांट्स है, 2 प्लांट्स है
कंपनी का नोएडा में, और मतलब और एक प्लांट्स कंपनी नया यहाँ पे बना चुके हैं, कहाँ पे, चेन्नई में। कंपनी का अलग अलग जगह पे खुद का प्रेजेंस है। जैसे कंपनी का जो ब्लैक कलर का एम लेवल से देखने को मिला है वो है मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, और कंपनी का डी जो दिख रहा है वो इंजीनियरिंग सपोर्ट, और कंपनी का एस जो दिख रहा है वो स्ट्रेटेजिक जो सोर्सिंग है उसके जगह पे देखने को मिला। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी का बेंगलुरु, पुणे, साथ ही साथ नासिक, और उसके साथ साथ मुंबई, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी गुजरात में भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लखनऊ में भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा, चेन्नई में भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा। कंपनी के जो मुझे बेस्ट टीम देखने को मिला वो है कंपनी का कस्टमर। आप देखेंगे कंपनी के जो बड़े से बड़े कस्टमर है, सबसे बड़ा जो इसका कस्टमर है वो है मारुति। मारुति के हर गाड़ियों में इसका प्रोडक्ट देखने को मिलता है, चाहे मारुति का स्विफ्ट हो, चाहे वो ऑगनर हो, चाहे वो मारुति फेटरा ब्रेजा हो, बेलिनो हो, टाटा के नेक्सॉन, हुंडई का क्रेटा, मारुति डिजायर, और मारुति के इको, साथ ही साथ टाटा पंच, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई का वेन्यू, साथ ही साथ महिंद्रा का बोलेरो, और उसके साथ हुंडई का ग्रेट i20, उसके साथ मारुति का ऑटो एंड मारुति का आर्टिगा। इसका मतलब मारुति का एक भी कंपनी ऐसे नहीं है जिसके ऊपर इसका मतलब प्रोडक्ट लगाए जाते हैं। तो सोचिए, मारुति के सिर्फ नहीं, सिर्फ इंडिया के टू व्हीलर्स के ऊपर नहीं कंपनी, सॉरी फोर व्हीलर्स के ऊपर नहीं, कंपनी टू व्हीलर्स के भी ऊपर अच्छा खासा काम कर रहा है। यहाँ पे आपको देख रहा है अच्छा खासा टू व्हीलर्स के ऊपर भी कंपनी प्रेजेंस है। तो कहने का मतलब है, जब कंपनी का इतना हाई पोटेंशियल कस्टमर है, और जब कंपनी ईवी सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ खुद को बिजनेस को कुछ अलग लेवल से आगे बढ़ा रहा है, तो उसका डिमांड फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, और उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ भी और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अभी रही बात कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 29,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी रेशियो कितना है, 60 के आसपास। तो आप कहेंगे सर पी रेशियो तो बहुत हाई है। हाँ बिल्कुल, कंपनी का हाईएस्ट पी रेशियो कितना है, 63, और कंपनी उसी रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा करेक्शन तो हुआ था, 48 तक आया था, फिर से कंपनी ऊपर में चला गया। और कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है, कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज पी रेशियो है वो 53 है। इसका मतलब ये नहीं कहूंगा कि कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कंपनी का पी रेशियो हाई तो है, मतलब उतना ज्यादा हाई नहीं है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस लेवल में देखने को मिला। कंपनी का कर्जा एकदम कम है, और कंपनी अच्छा खासा एनुअली इनकम भी कर रहा है, हाथ में कैश भी है, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। कंपनी के 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज भी बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी के ईबिटा मार्जिन भी शानदार है। आरओसी 3 साल में भी बेस्ट तरीके देखने को मिलेगा, क्योंकि 51% के आसपास आरओसी देखने को मिला है। अभी एक पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कशन करूं, कंपनी के जो एनालिसिस है उसके बारे में एक ही बताया जा रहा है कि कंपनी अच्छा खासा पर ईयर्स में कंपनी खुद का जो डिविडेंड है वो अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। वो कितना, 41% के आसपास। इसका मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से डिविडेंड्स दे रहा है। अभी डिविडेंड कितना दिया वो आपको कहाँ पे दिखेगा, आप देखेंगे तो डिविडेंड पेड इस बार कंपनी 268 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे किया। लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था। अभी यही चीज को मैं अगर कौन के बारे में बात करूं, नेगेटिविटी के बारे में बात करूं, तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 22.2% के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी बुक वैल्यू के बहुत हाई लेवल्स में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का प्राइस कितना है, 66 के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। और कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, सिर्फ 3 रुपीज के आसपास। इसका मतलब बुक वैल्यू के ऊपर 22 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी जितना हाई होगा कंपनी के ऊपर एक प्रेशर तो बनेगा ही जरूर। तो कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली देखिए सेल्स को किस तरीके से मैनेज किया, और कंपनी एक्सपेंस को भी मैनेज किया, और उसके बाद देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किए। और इस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ, जैसे 400 करोड़, 411 करोड़, 480 करोड़, 480 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को अलग लेवल से देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में अभी उतना खासियत कुछ नहीं है। तो कंपनी के रिटर्न भी कुछ खास नहीं मिला। कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक है, मगर बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास देखने को नहीं मिला। और यही खासियत कंपनी में फ्यूचर में दिखेगा, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे एक चीज ध्यान से देखना। कंपनी 2021 में रिजर्व कितना था, 0 था। आज रिजर्व कितना है, करीबन 880 करोड़ से भी ज्यादा। तो कंपनी के रिजर्व लास्ट 2 ईयर्स में, मतलब लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर रिजर्व भी ग्रोथ हुआ, उसके साथ साथ कर्जा भी तो बढ़ा ना।
कर्जा जो बढ़ा वो किस बेसिस में बढ़ा वो देखना जरूरी है। अगर इसी चीज को मैं लाइबिलिटी बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है वो कुछ भी नहीं है। कंपनी का जो शॉर्ट टर्म का कर्जा है वो भी कम है। तो कंपनी कर्जा किस बेसिस में लिया? कंपनी कर्जा लिया लीज लाइबिलिटी के हिसाब से। अभी लीज लाइबिलिटी क्या होता है? मान के चलिए कोई भी आप दुकान मतलब भाड़े पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है। तो उसी तरीके से कैटेगरीज को लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। मतलब आप 5 साल के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो इस 5 साल के जो एग्रीमेंट के जो पेपर है उसमें मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो इस 1 लाख डिपॉजिट हो जाता है इसका लीज लाइबिलिटी। तो इस लीज लाइबिलिटी के लिए भी पैसा कंपनी उठाया है, मतलब लिया हुआ है। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का फिक्स एसेट जो 170 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके हैं 580 करोड़ के आसपास। अभी यही चीज मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूं तो CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, मैं आपको एक बार बता दूं। कैपिटल वर्किंग प्रोसेस का मतलब होते हैं कि मान के चलिए मतलब प्रोमोटर मतलब इस कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है वो क्या किया, कुछ पैसे को कंपनी के ऊपर एज ए लगा के रखा है, कुछ पैसे को प्रोसेसिंग में लगा के रखा है। मान के चलिए मैं इस साल काम कर रहा हूँ और इस साल खत्म होने से पहले मैं जो पैसा जो मनी यहाँ पे मैं कंपनीज के ऊपर लगा के रखा हूँ और वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। उसी को बोला जाता है CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कंपनीज के जो एसेट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के एसेट क्या है? एसेट में कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है ट्रेड रिसीवेबल। तो कंपनी को 650 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव होता था, इस बार डायरेक्टली 800 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिला। तो एज ए इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो FIS DIS पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। क्यों रखा? उसको पता है अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस कंपनी का ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आज तो कंपनी पेनी स्टॉक है, मगर कंपनी का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी पेनी स्टॉक नहीं रहेंगे। और रही बात कंपनी के ऊपर कैश फ्लो का, यहाँ पे दो चीज आपको अच्छा दिखेगा। वो क्या है? आप देखेंगे कंपनी का जो बोरिंग्स, वो कंपनी कितना बोरिंग्स ली इस बार? 74 करोड़, मतलब इस साल में 2023 में। और कितना पैसा मिटा है? 9 करोड़। इसका मतलब अभी भी पैसा ड्यू है, उसको मिटाना पड़ेगा। पहले जो ड्यू था उसको मिटा चुके हैं, इस बार जो ड्यू बना उनमें से पैसा अभी भी बाकी है पेमेंट करने के लिए। तो एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो मैंने कुछ लेवल्स आपको मेंशन किया हूं और पहले भी एक लेवल्स मेंशन किया था। यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था और टारगेट इस लेवल तक था, तो टारगेट इजीली अचीव हुआ। उसके बाद देखिए फिर से एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। सॉरी, पहले जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और अभी जो पैटर्न बना है वो कप विथ हैंडल पैटर्न है। आप इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी छोटा सा हेड भी बना हुआ है। तो इस पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, कोई भी पैटर्न पकड़ लीजिए। तो उसको ब्रेकआउट भी हुआ, अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो रहा है। तो जब कंफर्मेशन हो जाएगा आपको 27% का टारगेट मिल सकते हैं, मतलब 27% का टारगेट मुझे मिल सकते हैं और ये टारगेट है 80 रुपीज के आसपास। तो मैं इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। और बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम के भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।